नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। 34 साल पुराने रोड रेज केस में नवजोत सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट से झटका, 1 साल की मिली सजा। सुनील जाखड़ ने दिल्ली में थामा भाजपा का दामन, कुछ दिन पहले कांग्रेस से दिया था इस्तीफा। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी का लाइसेंस रद्द, हरियाणा सरकार ने 8 साल बाद की कार्रवाई। मंकी पॉक्स वायरस होता जा रहा है खतरनाक, ब्रिटेन के बाद अब अमेरिका में भी संक्रमण की पुष्टि। और ममता बनर्जी ने बीजेपी पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग करने का लगाया आरोप। पंजाब कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। 34 साल पुराने रोड रेज मामले में सिद्धू को 1 साल जेल की सजा दी गई है। कारावास सश्रम होगा। इससे पहले सिद्धू ने सुप्रीम कोर्ट से अपने खिलाफ रोड रेज मामले में दायर पुनर्विचार याचिका खारिज करने का अनुरोध किया था। सिद्धू ने पुनर्विचार याचिका के जवाब में कहा है कि यह घटना 33 साल पहले की है और याचिका विचारणीय नहीं है। सिद्धू ने अपनी स्वच्छ प्रतिष्ठा का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से मामले में उनकी सजा में बदलाव नहीं करने का आग्रह भी किया था। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में सिद्धू को मात्र 1,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई थी और इसके बाद पीड़ित पक्ष ने इस पर पुनर्विचार याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के उस आदेश को 15 मई 2018 को दरकिनार कर दिया, जिसमें रोड रेज के मामले में सिद्धू को गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराते हुए 3 साल कैद की सजा सुनाई गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने वो सिद्धू को एक 65 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक को जानबूझकर चोट पहुंचाने का दोषी भी माना था, लेकिन उन्हें जेल की सजा नहीं दी गई और 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था। पंजाब के दिग्गज नेताओं में शामिल सुनील जाखड़ भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। इस दौरान नड्डा ने कहा कि मैं सुनील जाखड़ का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं। वह एक अनुभवी राजनीतिक नेता है जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन के दौरान अपने लिए एक नाम बनाया। मुझे विश्वास है कि वह पंजाब में पार्टी को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। जाखड़ ने कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया पर लाइव होकर कांग्रेस को अलविदा कह दिया था। पंजाब के दिग्गज हिंदू नेताओं में शामिल सुनील जाखड़ पूर्व लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड़ के बेटे हैं। 1954 में जाखड़ परिवार में जन्म लेने वाले सुनील जाखड़ ने 2002 से 2017 तक अबोहर निर्वाचन क्षेत्र से लगातार विधायक का चुनाव जीता। 2017 में अबोहर से विधानसभा चुनाव में उन्हें भाजपा प्रत्याशी से हार मिली थी। इसके बाद सांसद विनोद खन्ना के निधन के बाद 2017 में उन्होंने गुरदासपुर लोकसभा सीट से उपचुनाव लड़ा। 2017 में जाखड़ को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 2019 में गुरदासपुर सीट से उन्होंने फिर लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन वे हार गए। कांग्रेस को सोशल मीडिया पर लाइव होकर अलविदा कहने वाले सुनील जाखड़ पार्टी हाईकमान से काफी नाराज थे। विधानसभा चुनाव से पहले जब हाईकमान ने उन्हें प्रदेश प्रधान पद से हटाकर नवजोत सिद्धू को कमान सौंपी थी, तब उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देने का भरोसा दिया गया था। जाखड़ ने उस समय तो शांति से पद छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद नए मुख्यमंत्री की दौड़ से भी उन्हें बाहर कर दिया गया। विधानसभा चुनाव में पार्टी की जो हालत हुई, उसके बाद से जाखड़ खुद को हाशिए पर ही महसूस कर रहे थे। हरियाणा सरकार ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी का लाइसेंस वो रद्द कर दिया है। गुरुग्राम के शिकोहपुर में आवंटित 3.52 एकड़ जमीन पर कंपनी वाणिज्यिक कॉलोनी विकसित नहीं कर सकी। लाइसेंस को 8 साल बाद रद्द किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में वाड्रा की कंपनी को यह जमीन आवंटित हुई थी। उस समय चकबंदी विभाग के तत्कालीन महानिदेशक अशोक खेमका ने इस जमीन का इंतकाल भी रद्द कर दिया था। अब नगर एवं ग्राम योजना विभाग ने इस जमीन के लाइसेंस को गलत ठहराते हुए रद्द करने के आदेश जारी किए हैं। वाड्रा की कंपनी ने जमीन आगे महंगे दामों पर डीएलएफ को बेच दी थी। इस जमीन के लाइसेंस का नवीनीकरण कराने के लिए डीएलएफ ने सरकार के पास आवेदन कर रखा था। 4 जनवरी 2008 में ओमकारेश्वर प्रॉपर्टी प्राइवेट लिमिटेड ने सबसे पहले गुरुग्राम के गांव शिकोहपुर में कॉमर्शियल कॉलोनी के लिए इस जमीन का लाइसेंस लिया था। बाद में यह जमीन वाड्रा की कंपनी स्काई लाइट को बेच दी गई थी। स्काई लाइट ने इस जमीन को डीएलएफ को बेच दिया था।
दुनिया में कोरोना वायरस का संकट अभी खत्म भी नहीं हुआ कि एक और खतरनाक वायरस ने लोगों को डराना शुरू कर दिया। इस जानलेवा वायरस का नाम मंकी पॉक्स है, जो कि सबसे पहले ब्रिटेन में मिला है, लेकिन अब अमेरिका में भी पहले मामले की पुष्टि हो गई है। सीडीसी के मुताबिक अमेरिका के टेक्सास शहर में मंकी पॉक्स वायरस जो है संक्रमण का एक दुर्लभ मामला सामने आया है। इससे पहले साल 2003 में अमेरिका के कुछ शहरों में मंकी पॉक्स का प्रकोप देखने को मिला था। सीडीसी द्वारा साझा की गई जानकारियों के मुताबिक जिस व्यक्ति में मंकी पॉक्स की पुष्टि हुई है उसे हाल ही में नाइजीरिया से अमेरिका की यात्रा की थी। अधिकारियों के मुताबिक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए कई अन्य लोगों में भी संक्रमण का खतरा हो सकता है। इसकी जांच की जा रही है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक दुर्लभ मंकी पॉक्स वायरस चिकन पॉक्स वायरस फैमिली से संबंधित है। इसका संक्रमण काफी गंभीर हो सकता है। संक्रमित व्यक्ति के शरीर पर बड़े बड़े दाने के आधार पर इस संक्रमण की पहचान की जा सकती है। WHO के मुताबिक मंकी पॉक्स संक्रमण का जो है पीरियड होने से लक्षणों की शुरुआत आमतौर पर 6 से 13 दिनों का होता है। हालांकि कुछ लोगों में यह 5 से 21 दिन तक भी हो सकता है। संक्रमित व्यक्ति को बुखार, तेज सिर दर्द जो है पीठ और मांसपेशियों में दर्द के साथ गंभीर कमजोरी का अनुभव हो सकता है। नोट्स की सूजन की समस्या को सबसे आम लक्षण माना गया है। इसके अलावा रोगी के चेहरे और हाथ पांव पर बने आकार के दाने जो है वो हो सकते हैं। कुछ गंभीर संक्रमितों में ये दाने आंखों के कार्निया को भी प्रभावित कर सकते हैं। स्कूल सर्विस कमीशन नियुक्ति घोटाले में पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार के मंत्रियों का नाम आने के बाद राज्य में सियासी घमासान एक बार फिर से शुरू हो गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसएससी नियुक्ति घोटाले पर मचे बवाल को लेकर पूर्व की सरकार पर हमला किया। ममता बनर्जी ने कहा कि लेफ्ट के शासनकाल में सरकारी नौकरियों में नियुक्ति की प्रक्रिया के समय काफी गड़बड़ी होती थी। हम उनके शासनकाल के दौरान बढ़ती गई अनियमितताओं को जल्द ही उजागर करेंगे। सीएम ममता बनर्जी ने इस मामले को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि इस मामले में कानून अपना काम करेगा, लेकिन बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के स्कूल सेवा आयोग के माध्यम से ग्रुप डी, ग्रुप सी और कक्षा 9 और 10वीं के शिक्षकों की नियुक्ति में धांधली करने का आरोप ममता बनर्जी सरकार के 2 मंत्रियों पर लगा है, जिसे लेकर पश्चिम बंगाल में विपक्षी दल बीजेपी ने ममता सरकार पर निशाना साधा है। मामले की निष्पक्ष जांच के लिए और दोषियों को सजा देने के लिए शिकायत दर्ज की गई है, जिसके बाद कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को इस मामले में एक अहम फैसला सुनाया। आपको बता दें कि इस मामले में ममता सरकार के 2 अहम मंत्री पूरी तरह से फंसते दिख रहे हैं। हाई कोर्ट ने ममता सरकार में उद्योग व संसदीय कार्य मंत्री व पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और शिक्षा राज्य मंत्री परेश अधिकारी को सीबीआई के समक्ष हाजिर होने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट के इस निर्देश के बाद दोनों मंत्रियों पर गिरफ्तारी की भी जो तलवार है वो लटक गई है। हालांकि दोनों मंत्रियों ने सीबीआई के समक्ष हाजिर होने से बचने के लिए हाई कोर्ट में एक याचिका भी कोर्ट में दायर की है, जिसे राहत देने से फिलहाल इनकार कर दिया गया। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। 34 साल पुराने रोड रेज केस में नवजोत सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट से झटका, 1 साल की मिली सजा। सुनील जाखड़ ने दिल्ली में थामा भाजपा का दामन, कुछ दिन पहले कांग्रेस से दिया था इस्तीफा। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी का लाइसेंस रद्द, हरियाणा सरकार ने 8 साल बाद की कार्रवाई। मंकी पॉक्स वायरस होता जा रहा है खतरनाक, ब्रिटेन के बाद अब अमेरिका में भी संक्रमण की पुष्टि। और ममता बनर्जी ने बीजेपी पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग करने का लगाया आरोप। लोग मुझे कभी बहुत अच्छा समझते हैं, कभी बहुत बुरा। How insensitive. भगवान जैसे है हमारे लिए। एनी टेस्ट जरूरी है क्या? जान बचाई है मेरे बेटे की। ठीक से देखा ही नहीं, सिर्फ 2 मिनट। लोगों की बातों का असर मैं अपने काम पे नहीं पड़ने देता। मैं जो करता हूं वो अपने पेशेंस के लिए करता हूं। अगर मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है तो शायद इसलिए क्योंकि कोई और क्रिटिकल है। अगर मैं 1 से ज्यादा टेस्ट करवा रहा हूं वो इसलिए क्योंकि मेरे ट्रीटमेंट में डाउट की जगह नहीं। अगर मैं स्ट्रिक्ट या इंसेंसिटिव हूं वो इसलिए क्योंकि आपकी हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है।
तो लोग मुझे चाहे अच्छा समझे या बुरा, मैं उनसे कहता हूं थैंक यू, क्योंकि वो मुझे रोकते नहीं बल्कि याद दिलाते हैं कि मुझे मेरे पेशेंट्स के लिए क्या करना है। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक समारोह में गृह मंत्री अमित शाह और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिरकत की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस देश में 2014 से लगातार परिवर्तन हुआ है और इसकी वाहक दिल्ली विश्वविद्यालय बने चंद्रशेखर आजाद भी इसी विश्वविद्यालय में रहे हैं। मैं मानता हूं कि यह यूनिवर्सिटी आने वाले वर्षों तक अपनी पहचान बनाए रखे। अमित शाह ने कहा कि कुछ लोगों ने स्वराज को राज्य तक सीमित कर दिया, जबकि ध्यान स्व पर देना चाहिए था। स्वराज को संपूर्ण अर्थ ही नव भारत का विचार है। भारत कोई संधि या युद्ध से बना देश नहीं है, बल्कि यह एक भू सांस्कृतिक देश है। अमित शाह ने कहा कि आइडिया ऑफ इंडिया वसुधैव कुटुंबकम वैष्णव जन के भजन में है। मोदी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा कि पूरी दुनिया हैरान है कि भारत में 190 करोड़ कोरोना रोधी टीके लग गए और कोई अव्यवस्था नहीं हुई। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले देश की कोई रक्षा नीति नहीं थी। विदेशी नीति को ही रक्षा नीति माना जाता था, लेकिन बीते कुछ सालों में भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर दुनिया को अपनी रक्षा नीति का परिचय दिया कि जो कि हमारी सीमा का अपमान करेगा उसको उसी की भाषा में जवाब भी दिया जाएगा। मवेशियों की तस्करी मामले में टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल जांच के लिए गुरुवार को सीबीआई के कार्यालय पहुंचे। सूत्रों ने बताया कि टीएमसी के वीरभूम जिले के अध्यक्ष सुबह करीब 9:45 पर निजाम पैलेस में सीबीआई कार्यालय पहुंचे। सीबीआई ने कई बार पूछताछ के लिए मंडल को सम्मन भेजा था, लेकिन वे खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए पेश नहीं हुए। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर अवैध मवेशी व्यापार के संबंध में सीमा सुरक्षा बल के कमांडेंट सतीश कुमार और के अन्य के खिलाफ 21 सितंबर 2020 को एक मामला दर्ज किया था। यह व्यापार जनसेवकों की कथित मिलीभगत से हो रहा था। इस गिरोह के कथित सरगना मोहम्मद इनामुल हक को नवंबर 2020 में नई दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। बनारस की ज्ञानव्यापी मस्जिद व मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि केस को लेकर जारी कानूनी लड़ाई के बीच सपा प्रमुख व यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के बयान से सियासत गर्मा गई है। यादव के इस बयान की कहीं भी पीपल पेड़ के नीचे पत्थर रख दो, लाल झंडा रख दो, मंदिर बन गया, पर भाजपा ने कड़ी आपत्ति जताई है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि अखिलेश यादव ने विवादित बातें कहकर हिंदू आस्था का मखौल उड़ाया। भाजपा नेता ने कहा कि यह वही अखिलेश यादव है जिनकी राजनीतिक निर्दोष राम भक्तों पर गोलियां चलवाने वाली पार्टी पर आधारित है। अखिलेश ने हिंदू साधु संतों को चिलम मंची भी कहा था। उनकी विचारधारा कांग्रेस से मेल खाती है, जिसने भगवान राम का अस्तित्व मानने से ही इनकार कर दिया। पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस के साथ मिलकर सपा 70 साल तक राम मंदिर का विरोध करती रही। ये वोट बैंक की राजनीति के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। कांग्रेस ने राम सेतु को नष्ट करने की साजिश रची थी। ये अपने वोट बैंक को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाकर हिंदुओं का अपमान करते और उनका मखौल उड़ाते हैं। उनमें हिंदुओं के प्रति नफरत है। उन्हें पता होना चाहिए कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिरों की स्थापना की जाती है। सपा प्रमुख यादव ने अयोध्या में हिंदू देवी देवताओं को लेकर बयान दिया था। ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर 1991 में संसद द्वारा पारित कानून का हवाला देते और सर्वे रिपोर्ट लीक होने पर सवाल उठाते हुए यादव ने कहा था कि हमारे हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, तो पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन गया। सुप्रीम कोर्ट झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों द्वारा संचालित कुछ फर्जी कंपनियों को कथित तौर पर खदानों के पट्टे देने के मामले की सुनवाई के लिए तैयार हो गई है। मामला कल सूचीबद्ध किया जाएगा। मामले की सीबीआई व ईडी द्वारा जांच को लेकर शीर्ष कोर्ट में अर्जी दायर की गई है। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना व जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल व मुकुल रोहतगी की दलीलों सुनने के बाद सुनवाई पर सहमति दी है। वकीलों ने कहा है कि यह गंभीर मामला है, क्योंकि जांच एजेंसी उसे नोटिस जारी किए बगैर एक सील बंद कवर में झारखंड हाईकोर्ट को दस्तावेज सौंप रही है, जबकि दूसरे पक्ष को ये मुहैया नहीं कराया गया। सीजेआई की पीठ ने कहा कि हम मामले को कल सूचीबद्ध करेंगे। सिब्बल व रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि यह गंभीर मामला है जिसका हम उल्लेख करना चाहते हैं। मामले में एक जनहित याचिका झारखंड हाईकोर्ट में दायर की गई, वह अभी स्वीकार नहीं की गई है। फिर भी ईडी बीच में आता है और सील बंद लिफाफे में कुछ दस्तावेज हाईकोर्ट को सौंपता है। उधर हाईकोर्ट खदानों के आवंटन के इस मामले में सीबीआई व ईडी से जांच कराने की मांग वाली पीआईएल पर गुरुवार को भी सुनवाई जारी रखी।
बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए चुनाव होना है। इसके पहले सियासी गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म है। जीतन राम मांझी की पार्टी ने दावा किया है कि आने वाले समय में मीसा भारती आने वाले समय में आरजेडी की कमान संभालेंगी। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने यह बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वो पढ़ी लिखी महिला है, हम उनका स्वागत करते हैं। दरअसल दानिश रिजवान ने यह बयान आरजेडी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक ऑफ राजद नेता सुनील के एक ट्वीट के बाद दिया। उन्होंने कहा कि आरजेडी में पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक कोई महत्व नहीं है, यह बस एक कोरम है। बिहार में एक कहावत है कि 5 आदमी के टोला ले जाने की बात कही जाती है। आरजेडी में लालू यादव के टोले का चल रहा है। परिवार के उनके जो 5 लोग हैं उनकी चल रही है। तेजस्वी यादव को भी पता है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड में ये लोग क्या कर लेंगे। निर्णय तो लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी को ही लेना है। दानिश ने कहा कि जगदानंद सिंह, अब्दुल बारी सिद्दीकी, सुनील सिंह ये लोग हैं ही क्या। आरजेडी में इनकी कोई भी हैसियत नहीं है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। 34 साल पुराने रोड रेज केस में नवजोत सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट से झटका, 1 साल की मिली सजा। सुनील जाखड़ ने दिल्ली में थामा भाजपा का दामन, कुछ दिन पहले कांग्रेस से दिया था इस्तीफा। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी का लाइसेंस रद्द, हरियाणा सरकार ने 8 साल बाद की कार्रवाई। मंकी पॉक्स वायरस होता जा रहा है खतरनाक, ब्रिटेन के बाद अब अमेरिका में भी संक्रमण की पुष्टि। और ममता बनर्जी ने बीजेपी पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग करने का लगाया आरोप। कामयाबी की असली पहचान तभी होती है जब उसकी बुनियाद मजबूत हो, क्योंकि जिन्हें खुद पर भरोसा हो उनकी ताकत कभी कम नहीं होती है। इसलिए भरोसा करिए सिर्फ विकी पावर प्लस टीएमटी बात पर। अब घर बनेगा स्ट्रॉन्ग, चलेगा लाइफ लॉन्ग। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। कांग्रेस छोड़ चुके गुजरात के नेता हार्दिक पटेल ने कहा है कि उन्होंने अभी भाजपा में जाने के बारे में कोई फैसला नहीं किया। राज्य के कई कांग्रेस नेता पार्टी से नाराज हैं। कांग्रेस में सच बोलो तो बड़े नेता बदनाम करते हैं। गुजरात के कार्यकारी कांग्रेस अध्यक्ष रहे पटेल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सबसे बड़ी जातिवादी पार्टी है। हार्दिक पटेल ने गुरुवार को अहमदाबाद में पत्रकारों से चर्चा में ये बातें कही। उन्होंने बुधवार को कांग्रेस से इस्तीफा देकर पार्टी की राज्य इकाई को बड़ा झटका दिया है। पाटीदार नेता ने कहा कि गुजरात में चाहे पाटीदार समुदाय हो या कोई अन्य समुदाय, उन्हें कांग्रेस में भुगतना पड़ता है। कांग्रेस में सच बोलो तो बड़े नेता आपको बदनाम करेंगे, यही उनकी रणनीति है। गुजरात में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य में भाजपा 22 साल से सत्ता में है। कांग्रेस व खासकर राहुल गांधी ने हार्दिक पटेल को बड़े अरमानों से पार्टी में शामिल किया था। हार्दिक पटेल ने गुरुवार को कहा कि सिर्फ वह ही कांग्रेस से नाराज नहीं है, बल्कि गुजरात में कई नेता और विधायक कांग्रेस से नाराज हैं। वे पार्टी का इस्तेमाल करते हैं। सत्ता में बैठने और पार्टी की प्रशंसा करने का मतलब यह नहीं कि पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री बना सकती है। पटेल ने कहा कि कांग्रेस में चर्चा है कि बोर होने पर लोग उसे वोट देंगे। मैंने राहुल और प्रियंका गांधी से बात की थी और गुजरात की समस्याओं का जिक्र किया था। उन्होंने मुझसे पूछा और मैंने उन्हें बताया। इसके बाद से मेरी उपेक्षा की गई। मैंने दुखी होकर नहीं बल्कि हिम्मत से पार्टी छोड़ने का फैसला लिया। कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को टेरर फंडिंग मामले में दोषी पाया गया। एएनआई कोर्ट ने यासीन मलिक को दोषी ठहराया और उसे इस मामले में कितनी सजा मिलेगी इस पर फैसला 25 मई को होगा। यासीन मलिक ने बीते दिनों खुद कबूला था कि वह कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है। यासीन मलिक जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट से जुड़ा हुआ है। 2019 में केंद्र सरकार ने JKLF पर प्रतिबंध लगा दिया था। मलिक अभी तिहाड़ जेल में बंद है। यासीन पर 1990 में एयरफोर्स के 4 जवानों की हत्या का भी आरोप है, जिसे उसने स्वीकारा था। उस पर मुफ्ती मोहम्मद रईस की जो है बेटी रूबिया सईद के अपहरण का भी आरोप है। मलिक पर 2017 में कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववादियों गतिविधियों को अंजाम देने जैसे तमाम गंभीर आरोप है। यासीन मलिक ने दिल्ली की अदालत में यूएपी के तहत दर्ज ज्यादातर मामलों में अपने पर लगे आरोपों को मंजूर कर लिया। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी डॉक्टर SP वैद बताते हैं कि 1989 के आखिरी में 1990 के शुरुआत में JKLF ही एकमात्र आतंकी संगठन था। उसी ने पंडित को विस्थापित होने के लिए मजबूर किया था।
समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आजम खां को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। उत्तर प्रदेश के रामपुर के कोतवाली थाने से जुड़े एक मामले में उन्हें यह राहत मिली है। आजम को अंतरिम जमानत मिलने पर उनके बेटे और स्वार से विधायक अब्दुल्ला आजम खां ने ट्वीट किया और लिखा कि सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद। वहीं गुरुवार को फैसला सुनाते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि लंबित मामलों में निचली अदालत से नियमित जमानत मिलने तक अंतरिम जमानत जारी रहेगी। आपको बता दें कि अदालत इस मामले में पहले ही सुनवाई पूरी कर चुकी है और जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में जस्टिस एल नागेश्वर राय, जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस एस. गोपन्ना की पीठ ने फैसला सुनाया। गौरतलब है कि 80 से अधिक मामलों में आजम खां पिछले 26 महीनों से सीतापुर जेल में बंद है। एक के बाद एक केस दायर होने से परेशान आजम के लिए यह राहत की खबर है। आजम खां को ट्रायल कोर्ट से अब तक 88 मामलों में जमानत मिल चुकी है। केंद्र व राज्य सरकार की ओर से कोरोना काल के दौरान शुरू हुए राशन वितरण में प्रदेश ने अप्रैल 2020 से मार्च 2022 तक कुल 200 लाख मीट्रिक टन खाद्य वितरित कर दिया और प्रदेश सरकार ने 80,000 कोटेदारों के माध्यम से राशन वितरण हर गरीब व बेसहारा लोगों तक राशन पहुंचाने का काम किया। फ्री राशन योजना के तहत 35 किलो राशन और इसके साथ दाल, चीनी, खाद्य तेल, नमक जैसी खाद्य वस्तुओं को लाभार्थी परिवारों को दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत फिलहाल 5वें चरण में राशन वितरण किया जा रहा है। प्रदेश में समस्त अंत्योदय कार्ड तथा पात्र गृहस्थी के उन कार्ड धारकों को जो मनरेगा, श्रम विभाग एवं नगर निकाय में पंजीकृत मजदूर थे, उनको राज्य सरकार द्वारा अप्रैल से जून 2020 के बीच 195 करोड़ के 8 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण कराया गया। वहीं आत्मनिर्भर भारत प्रवासी अवरुद्ध प्रवासी मजदूरों को 12,000 मीट्रिक टन खाद्य एवं 1100 मीट्रिक टन चना का निःशुल्क वितरण किया गया। कोयले की कमी से अभी भी कई राज्यों में बिजली संकट बरकरार है। फिलहाल पूरे देश में केवल 7 दिनों का कोयला इस्तेमाल के लायक बचा हुआ है। 173 बिजली संयंत्रों में से 97 में 7 दिनों से भी कम का कोयला बचा है, जबकि करीब 50 संयंत्र ऐसे हैं जहां 4 दिनों से भी कम भंडारण है। वहीं कुछ संयंत्र ऐसे भी हैं जहां कोयला लगभग समाप्त हो चुका है। खराब हालात को देखते हुए कोयला मंत्रालय भी एक्शन में आ गया है। मंत्रालय ने राज्य सरकारों और बिजली उत्पादन कंपनियों को मानसून शुरू होने से पहले कोयले का आयात पूरा करने का निर्देश दिया है। कोयला मंत्रालय ने बिजली उत्पादन कंपनियों को आगाह किया है कि अगर उन्होंने इस महीने के अंत तक स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कोयले की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु इसमें 10% मिश्रण के लिए कोयले का आयात नहीं किया तो यह सीमा बढ़कर 15% तक कर दी जाएगी। मंत्रालय के आदेश केंद्र, राज्य और स्वतंत्र बिजली उत्पादनों निजी इकाइयों के लिए लागू होगा। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि अगर देश के उपलब्ध कोयले में ब्लेडिंग 15 जून तक शुरू नहीं हुई तो इसमें चूक करने वाले ताप बिजली संयंत्रों के लिए स्थानीय कोयले का आवंटन 5% और घटा दिया जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। 34 साल पुराने रोड रेज केस में नवजोत सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट से झटका, 1 साल की मिली सजा। सुनील जाखड़ ने दिल्ली में थामा भाजपा का दामन, कुछ दिन पहले कांग्रेस से दिया था इस्तीफा। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी का लाइसेंस रद्द, हरियाणा सरकार ने 8 साल बाद की कार्रवाई। मंकी पॉक्स वायरस होता जा रहा है खतरनाक, ब्रिटेन के बाद अब अमेरिका में भी संक्रमण की पुष्टि। और ममता बनर्जी ने बीजेपी पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग करने का लगाया आरोप।